चैप्टर 80 सतीश का जस्टिस ओम रावत से मिलना। टाइगर उसके बगल खड़ा था और डॉक्टर नियति का ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये सब देखकर अब्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया और उनके पास जाकर अपनी कर्कश आवाज में बोला, ये सब कैसे हुआ? आवाज सुनकर नीति, डॉक्टर और टाइगर तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और अब्रम को देखकर टाइगर घबरा गया। टाइगर डॉक्टर का गला सूख गया। वही नीति, वो तो उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाना चाहती थी। उसका मन हो रहा था धरती फटे और मैं उसमें धंस जाऊं। अब्रम का गुस्सा सहने से ज्यादा आसान उसे मौत लग रही थी। उसने जो खोया था शायद अब्रम उसके लिए उसकी जान ही ले लेगा। यही सोचते हुए नीति और ज्यादा डर रही थी। उसकी उसकी हुई वार्निंग भी उसे वर्ड टू वर्ड याद आती थी। तभी उसने अब्रम को देखते हुए कसकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। वो अब्रम के डर से अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। वही अब्रम एक टक उसके शरीर पर लगे जख्मों को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वो जख्म नीति को नहीं उसे दिए हो। वो तेजी से नीति के पास गया और उसे कंधे में से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? बस मुझे बताओ टटल, किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे, तुम्हें हर्ट करने वाला कौन है? नीति अब्रम के गुस्से को, उसके शब्द और उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस कर पा रही थी कि इस वक्त अब्रम को कितना गुस्सा आ रहा है। पर अब्रम का गुस्सा देख नीति मुंह से आवाज नहीं निकाल रही थी। अब्रम उससे लगातार सवाल किए जा रहा था। वही नीति बोलने की कोशिश करते हुए भी चुप ही खड़ी थी। उसके गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे इतना डरते देख टाइगर जल्दी से बोला, बिस्ट। वो क्वीन टाइगर की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच और अब्रम नीति को छोड़कर उसके पास चला गया। अब्रम ने टाइगर को नीति की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके साथ रहने के बाद भी नीति इतनी घायल कैसे हो सकती है? और यही बात अब्रम को और गुस्सा दिला रही थी। उसने टाइगर को घूरते हुए अचानक ही उसकी गर्दन पकड़ ली तो टाइगर ने जल्दी से अपने हाथों को उसके हाथ पकड़ लिया। वही ये देखकर नीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और तभी नीति ने उसके पास जाकर जल्दी से कहा, मैं उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं। नीति के कहने पर भी अब्रम ने उसे नहीं छोड़ा तो नीति ने अपने दोनों हाथ से अब्रम के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचकर टाइगर से दूर करने लगी। वही टाइगर का चेहरा अब लाल पड़ गया था। जब नीति थक गई थी तो उसने जल्दी से, वो एक चोर था, ये सुनते ही अब्रम के टाइगर को छोड़ दिया और नीति की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे पूरी बात बताओ। टाइगर कांच को पकड़कर उसके ऊपर झुक गया और गहरी सांस लेने लगा। नीति ने अब्रम को बताना शुरू किया। उसकी आवाज बोलते हुए कांप रही थी। हम जब कोचिंग के क्लास से लेकर बाहर आए तो हमारा कुछ खाने का मन हुआ। हम पास ही खड़े एक पानी पूरी वाले के पास चले गए। हम जब खा रहे थे तभी एक बाइक वाला आया और उसने अचानक से हमारा दुपट्टा खींच लिया। हम कुछ समझ पाते कि इतने में ही एक और बाइक वाला आया और उनसे हमारे गले में चैन खींच लिया। हमने उनसे चैन छुड़ाने की कोशिश की पर भी हम ज्यादा देर तक उनसे लड़ नहीं पाए। नीति अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, जब हम उनसे लड़ रहे थे तभी उनसे हमें धक्का दे दिया और हम नीचे गिर गए। ये सारा एक्सीडेंट चलती बाइक पर हुआ था। नीति के बाद की कहानी टाइगर ने बताना शुरू की। उसने सिर झुकाकर दोनों हाथ कंधे पर और अब्रम से कहा, बिस्ट, मैं क्वीन से कुछ दूरी पर था। जब तक मैं उनके पास पहुंचा तब तक वो बाइक जा चुका था। बिस्ट, मैं उन आदमियों को पकड़ भी लेता पर क्वीन को काफी चोटें आई थी, इसलिए मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था।
दोनों की बात सुन अब्रम ने वापस से अपनी नजरें नीति पर गड़ाई और देखते हुए बोला, आउट। उसके ये कहते ही टाइगर वहां से चला गया। टाइगर भी दबे पांव उसके रूम से निकल गया। उन्हें जाते देखकर नीति और डर गई। वो डर से अपनी कदम पीछे ले रही थी। तभी अब्रम उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो नीति उससे डरते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमने वो चैन जानबूझकर नहीं खोई, वो लोग जबरदस्ती ले गए। अब्रम ने उसके चेहरे से नजरें हटाकर नीति की गर्दन को देखा, जहां पर चैन जबरदस्ती खींचने की वजह से एक गहरा कट लग गया हुआ था, जिससे अभी भी खून निकल रहा था। अब्रम ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उस कटे हुए निकले रहे खून को अपनी उंगली में लेकर देखने लगा। उसे नीति का बहता खून देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही नीति अब्रम को देखते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो जानना चाह रही थी कि इस वक्त अब्रम के दिमाग में क्या चल रहा है। पर तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, यहाँ आओ टटर। उसके बुलाने पर नीति डरते हुए उसके पास जाने लगी। जैसे ही वो उसके थोड़ा और नजदीक गई, अब्रम ने अचानक से उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। उसके गले से लगाकर नीति भी आवाज कर रही थी। अगले ही पल उसने अब्रम को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अब्रम उसे अपनी बाहों में भरे उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वही नीति के लिए अब्रम का उसे कुछ न कहना और उसे अपने गले लगा लेना शौक कर रहा था। पर अब उसकी बाहों में पिघलकर रोते हुए मन को हल्का कर रही थी। तभी उसे इतना रोते देखकर अब्रम ने कहा, कूल डाउन टटर, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? चुपचाप हो जाओ। नीति रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, आपने हमसे कहा था वो चैन आपके लिए बहुत मायने रखती है, फिर भी हमने उसे खो दिया। आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नीति को बुरा लग रहा था कि वो उसकी वजह से अब्रम की इतनी प्रेशियस चैन चोरी हो गई, इसलिए वो बार बार अब्रम से माफी मांग रही थी। वही अब्रम उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर नीति का रोना बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर उसने नीति को खुद से अलग किया और उसे काउच पर बिठाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, अब रोओगी नहीं तुम। उसके डांटने से नीति चुप हो गई और उसे सुबकते हुए देखने लगी। वही अब्रम कॉटन की बोल में लिक्विड मेडिसिन लगाकर उसके जख्म से भरे खून को साफ किया। अब्रम ने पहले उसके माथे पर लगी चोट को साफ किया, फिर उसके हाथ पर लगी खरोच को साफ किया और फिर नेक पर लगी चोट को साफ किया। गहरा कट होने की वजह से मेडिसिन लगाने से नीति को उसमें ज़्यादा जलन होने लगी और वो सिसकने लगी। अब्रम ने सिर उठाकर नीति का चेहरा देखा तो वो अपनी आंखें बंद किए सिसक रही थी। ये देखकर अब्रम मन ही मन में बोला, सिली टाटा, तुम जलन हो रही है तो बता नहीं सकती थी। ये कहकर वो नीति के जने जख्मों पर फूंक मारने लगा। अब्रम की ठंडी सांसों और अब्रम नेक पर महसूस कर नीति को सुकून मिल रहा था और अब वो काफी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। अब्रम ने जब उसके जख्मों पर आइटमेंट लगाकर उसका चेहरा देखा तो वो रोते रोते ही सो चुकी थी। अब्रम ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और कुछ देर उसे देखते रहने के बाद रूम से बाहर चला गया। वो जब बाहर आया तो उसे हाल में टाइगर जगुआर के साथ बात करते हुए देखा। अब्रम को देखते ही दोनों चुप हो गए। अब्रम उन्हें देखकर सोफे पर जाकर बैठ गया और टाइगर को देखते हुए बोला, गाड़ी का नंबर क्या था? टाइगर बोला, बीस्ट। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था। तो ये सुन अब्रम बोला, तुमने कुछ तो नोटिस किया होगा, तुम उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकते। इस बात पर टाइगर बोला, बीस्ट, वे लोग स्पोर्ट बाइक चला रहे थे। अब्रम बोला, तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, मुझे वो बाइक और चैन दोनों चाहिए। उसकी बात सुनकर टाइगर को शॉक लगा था, पर वो बीस्ट की बात को काट नहीं सकता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और मन में ही खुद
से बोला, दिल्ली शहर सिर्फ कहने को छोटा है, पर किसी को ढूंढने निकलो तो बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े शहर में मैं कैसे उन बाइक को ढूंढूंगा। वहीं अब्रम अपनी बात कहकर चला गया। वो जब रूम में आया तो नीति अभी तक सो रही थी। वो क्लोजेट रूम में गया और चेंज करने के बाद वो आकर काउच पर बैठ गया। फिर नीति को नजर देख अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। तभी आस्था उसके लिए कॉफी लेकर आई। उसने टेबल पर कॉफी का मग रखते हुए अब्रम से कहा, साहब नीति अब कैसी है। अब्रम ने उन्हें देखते हुए कहा, वो सो रही है आंटी। बोलते हुए अब्रम ने नीति को देखा तो आस्था भी उसे देखते हुए बोली, साहब नीति बहुत मासूम है, जानबूझकर गलती नहीं करती, उससे गलतियां हो जाती हैं, उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आइएगा, बच्ची है, वो डर जाती है। अब्रम आस्था की बात सुनते ही नीति को देख रहा था। वहीं आस्था ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, साहब नीति एक अच्छी लड़की है, उसके आपके जीवन में आने से आपका अकेलापन दूर हुआ है। हो सके तो उसे पूरी तरह अपनाने की कोशिश करिए। वो आपके अंधकार जीवन से सूरज की किरण बनकर आई है, उसे कभी खुद से दूर मत करिएगा। तभी आस्था की बात पर नीति को देखते हुए अब्रम ने कहा, पर आप जानती हैं आंटी, मुझे अंधकार पसंद है, रोशनी नहीं। इस बात पर आस्था ने कहा, पर अंधकार कितना भी क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण उसे दूर कर ही देती है। आप चाहो या ना चाहो, एक दिन आपके जीवन से अंधकार पूरी तरह दूर हो जाएगा और उसे दूर करने वाली नीति ही होगी। अब्रम बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी बात पर आस्था ने उसे देखते हुए मन में कहा, ऐसा एक दिन जरूर होगा और आप खुद रोक नहीं पाएंगे। आस्था दोनों को देखकर चली गई। उनके जाने के बाद अब्रम नीति को देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, इस बात को मैं मानता हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, पर तुम मेरी जिंदगी से अंधकार को कभी दूर नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए अब्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त थे। वहीं दूसरी तरफ माया अपने रूम में जोर जोर से हंसने रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी अपने गले में पड़ी चैन को देख रही थी। ये वही चैन थी जो अब्रम ने अनीति के गले में पहनाई थी। माया उस चैन को पकड़ते हुए मिरर में खुद को देखते हुए बोली, तुमने क्या सोचा था नीति, ये चैन अब्रम ने तुम्हें पहनाई तो ये तुम्हारी हो जाएगी, इस पर तुम्हारा हक है? नहीं, इस पर हमारा हक है। इस पे तुम्हारा हक कोई नहीं है। बिस्ट की हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। और देखो, आखिरकार मैंने इसे तुमसे ले ही लिया। ये बोलते हुए वो एक बार फिर हंसी और चैन को चूमकर उसे देखते हुए बोली, बिस्ट ये चैन तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है, मैं ये जानती हूँ। तुम इस चैन को किसी को नहीं देते, पर तुमने जब नीति को ये चैन दी तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे ये चैन छीन ली। उसकी तो इतनी औकात भी नहीं कि वो इस चैन को पहन सके। ये तुम्हारी ही तरह बहुत प्रेशियस है और प्रेशियस चीजों की वैल्यू उस जाहिल गवार लड़की को क्या पता। तुम्हारी असली कीमत तो सिर्फ मैं जानती हूँ। माया अब्रम की चैन को पहनकर बहुत इतरा रही थी। उसने पास ही रखे म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक ऑन किया और डांस करने लगी। डांस करते करते जब वो थक गई तो बेड पर जाकर लेट गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए छत की सीलिंग को देखते हुए, ओ माया बिस्ट, आई लव यू सो मच, जल्दी ही हमारे बीच वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये कहते हुए उसके ओठों पर डेविल स्माइल आया। माया ने ही अपने आदमियों से नीति पर अटैक करवाया था और उससे चैन छीन ली थी। वो जानती थी अब्रम इसके लिए नीति को पनिश करेगा, पर उसकी सोच के विपरीत अब्रम ने नीति पर गुस्सा नहीं किया बल्कि उसका ख्याल रखा। माया हंसते हुए आगे बोली, सो नीति अब कैसे करोगी तुम बिस्ट क्रूएल रूप का सामना, जिस
चैन को आज तक बिष्ट ने खुद से दूर नहीं किया, तुमने उस चैन को खो दिया। तुम तो अब गई नीति, काश कि इस नज़ारे को मैं अपनी आंखों से देख पाती। तुम्हें पेनिशमेंट मिलते देखकर कितना मजा आता ना। हम कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं उधर अतीश की कार एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अतीश कार से बाहर निकला और सामर्थ्य ने उसके हाथ में बुके पकड़ा दिया। फिर वे दोनों एक साथ हॉस्पिटल के अंदर चले गए। वे लोग हॉस्पिटल में 15वें फ्लोर पर गए तो वो पूरा फ्लोर वीआईपी पेशेंट से भरा था। अतीश समर्थ के साथ आकाश रावत के रूम में एंटर हुआ। वहां आकाश की पूरी फैमिली मौजूद थी। ओम रावत आकाश के डैड, रीमा रावत आकाश की माँ थी, उनका एक ही बेटा आकाश जिससे वे दोनों बहुत प्यार करते थे। अचानक अतीश खन्ना को वहां देखकर जस्टिस ओम रावत चौंक गया। वहीं रीमा रावत अपने बेटे के पास बैठी अतीश को सवालिया नजरों से देख रही थी। हालांकि उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था, पर ऊंचा नाम होने के वजह से वे लोग एक दूसरे को जानते थे और कई बार एक दूसरे से पार्टी में भी मिले चुके थे। जस्टिस ओम रावत अतीश को देखते हुए बोला, अतीश खन्ना तुम यहाँ? अतीश ने मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया और फ्लोर बुके उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, जस्टिस साहब, आई नो कि मैं एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते, पर फिर भी हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब जब पता चला कि आप प्रॉब्लम में हैं तो मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आता। उसके बाद सुनकर ओम रावत ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आओ बैठकर बात करते हैं। अतीश ने सिर हिलाया और दोनों वही पड़े काउच पर बैठ गए। वही सामर्थ उनके पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो गया और ओम रावत ने सतीश को देखते हुए कहा, इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम बेवजह तो नहीं आए हो और न ही मेरे बेटे को देखने आए हो। तो बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ खींच लाई है? ओम रावत की स्मार्टनेस देखकर सतीश तिरछा मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, सही कहते हैं सब आपके बारे में जस्टिस ओम रावत से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। सही पहचाना आपने मुझे। यहाँ कोई वजह ही खींच लाई है, पर उसे बताने से पहले मैं जानना चाहती हूँ आकाश के साथ ये सब किसने किया? सतीश की बातें ओम रावत को गुस्सा दिला रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं उस शख्स को अभी तक सजा दे चुका होता। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करके टॉर्चर करने की? क्या सतीश बता देगा जस्टिस ओम रावत को बिष्ट का नाम? क्या करेगा जस्टिस ओम रावत जब उसे बिष्ट के बारे में पता चलेगा? क्या अब्रम नीति को अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंस दे पाएगा? क्या नीति अब्रम के जीवन के अंधकार को दूर कर पाएगी? क्या अब्रम माया तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा स्टोरी। सतीश बोला, तो आप उसे नहीं जानते? ओम रावत उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, सतीश तुम क्या ऊंचा सुनते हो? अगर तुझे उसके बारे में पता होता तो अब तक मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले चुका होता। उसकी बात सुनकर अतीश मंद मुस्कुराया और ओम रावत को देखते हुए मन में बोला, तू तो गया बिष्ट, अब तेरे पीछे मैं इस पागल कुत्ते को लगाने वाला हूँ जो तुझे काट खाएगा। फिर उसने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला तभी आकाश नींद में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, उसे मुझसे दूर ले जाओ, वो मुझे खा जाएगा। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मुझसे दूर ले जाओ उसे, वरना वो मुझे खा जाएगा। डैड बचाइए मुझे, वो मुझे खा जाएगा डैड अम्मा। आकाश बेकाबू होकर बेड पर ही अपना शरीर पटकते हुए चिल्लाए जा रहा था। वही रीमा उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आकाश को चिल्लाते देखकर ओम रावत और अतीश दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरानी से आकाश को देखने लगे। ओम रावत के पैर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वही जम गए, पर
अतीश और समर्थ तेजी से दोनों आकाश की तरफ बढ़े। तभी रीमा ने ओम रावत की तरफ देखा, कहा, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, हमारे बेटे को देखिए ना, उसे क्या हो गया, वो कैसे चिल्ला रहा है। अब तलक अतीश और समर्थ ने दोनों तरफ से आकाश के हाथ पकड़ लिए थे और उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ओम रावत जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचा और उसके गालों को थपाते हुए उससे बोला, आकाश, आकाश, होश में आओ। आकाश, देखो, मचा डैड तेरे पास है, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अपने डैड की बात सुनकर आकाश कुछ शांत हुआ और वापस से गहरी नींद में सो गया। ओम रावत उसके सोने के बाद वापस से सोफे पर जाकर बैठ गए। वही रीमा रावत अपने बेटे को देखकर रोने लगी। अतीश भी ओम रावत के सामने जाकर बैठ गया और सामर्थ उसके पीछे खड़ा हो गया। ओम रावत सिर झुकाए बैठा हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अतीश ने भी कुछ पल शांत रहने ही ठीक समझा और चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। तभी ओम रावत ने नीचे देखते हुए कहा, देख रहे हो अतीश, मेरे बेटे की हालत, एक बार बस वो मुझे मिल जाए, फिर उसे मैं भी इसी तरह तड़पाऊंगा, उसकी हालत भी मैं ऐसे ही कर दूंगा। ओम रावत जहां गुस्से में बोल रहा था, वही सतीश उसकी बात सुनकर अंदर मुस्कुरा रहा था। ओम रावत ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाया और अतीश को देखते हुए कहा, जाने उस कमीने आदमी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है जो वो इतना डरा हुआ है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि कोई उसे खा जाएगा। तभी अचानक से बीच में ही सामर्थ ने कहा, आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी जानवर से डराया गया हो। उसके सामने किसी जानवर ने किसी इंसान या किसी जानवर का शिकार किया हो। उसकी बात सुनकर ओम रावत ने हैरान नजरों से उसे देखा और फिर उसकी बात सुनकर सोचने लगा। कुछ ही सेकंड बाद ओम रावत ने कहा, यू आर राइट, आकाश का डर किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। पर जानवर कोई कैसे? इतने में ही बीच में अतीश ने कहा, एग्जैक्टली, और वाइल्ड एनिमल को पालना तो अलाउ नहीं है, फिर कैसे कोई खतरनाक जानवर को गैर कानूनी तरीके से पाल सकता है? ओम रावत गुस्से में दांत पीसकर बोला, बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए। जैसे ही ओम रावत ने यह कहा, सतीश जल्दी से जल्द वेल बैन सुना है कि शहर में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो वाइल्ड एनिमल को पालता है। ये सुनते ही ओम रावत ने उसकी तरफ देखा, एक्यूरिटी से पूछा, कौन है वो, मुझे नाम बताओ। अतीश उसे देखते हुए बोला, बिस्ट। बिस्ट का नाम सुनते ही ओम रावत की भौहें तन गई और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? अतीश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास सबूत भी है। अपनी बात पूरी कर अतीश ने ओम रावत को देखते हुए अपना एक हाथ सामर्थ की तरफ बढ़ाया और उसने फोन अपनी जेब से निकालकर उसके हाथ में रख दिया। अतीश ने यह वीडियो प्ले करके उसे दिखाई तो टाइगर ने उसे सेंड की थी, जिसमें ब्लैकी उसके आदमी को चीड़ पाड़कर खा रहा था। उस वीडियो को देखते ही ओम रावत की आंखें फट गई। जैसे ही वीडियो ने ब्लैक दहाड़ा और तो ओम रावत भी डर कर सोफे पर पीछे हो गया। ओम रावत के चेहरे पर डर देखकर सतीश मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वही ओम रावत के माथे पर पसीना झलक आया था। तभी अतीश ने टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू पेपर निकालकर ओम रावत को देते हुए कहा, ब्लैक पैंथर ये साउथ अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, पर ये बिस्ट को पसंद आ गया था, इसलिए बिस्ट ने 5 साल पहले इलीगल तरीके से इंपोर्ट कर उसे अपने साथ इंडिया ले आया। ओम रावत बोला, मैं कैसे मान लूं कि ये तुम सच कह रहे हो? सबूत देखने के बाद भी सबूत मांगोगे जस्टिस साहब, तो कैसे चलेगा? हाँ, अगर इसे अपनी आंखों से लाइव देखना है तो बिस्ट के बिल्ला पर छापा मारो, क्या पता इसके साथ साथ काला धन भी मिल जाए। अतीश की बात सुनकर ओम रावत कुछ देर सोचकर बोला, मैं पहले इसके बारे में आकाश से पूछूंगा, अगर उसने हाँ कह दिया तो मैं करूंगा। उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए अतीश बोला, पहले आपको
उसका नाम ही नहीं पता था, तो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पर जब मैंने उसका नाम बता दिया, सबूत दिखा दिया, तब आपको और सबूत की जरूरत है। फिर तो बिष्ट के बारे में एक बात एकदम सही नहीं निकली। तो ओमरावत ने उसकी तरफ देखा तो सतीश मुस्कुराते हुए आगे बोला, उससे सब डरते हैं, पूरा शहर उसके कहर से कांपता है, इसलिए उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं। अतीश की बात उसे चिढ़ा रही थी। वही ओमरावत उसकी बात पर दांत पीसकर बोला, अतीश खन्ना, मुझे प्रोवोक करना बंद करो। बिष्ट से सब डरते होंगे, पर मैं नहीं। आई एम जस्टिस ओमरावत। अतीश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो अन्याय करिए जस्टिस साहब, दिलाइए अपने बेटे को इंसाफ और करवा दीजिए बिष्ट को सलाखों के पीछे, वरना आप आम जनता का आप पर भरोसा उठ जाएगा। यह कहकर अतीश उठा और अपना ब्लेजर झाड़ कर बोला, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक कॉल करिएगा, मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा जस्टिस साहब। ये बोलकर अतीश सामर्थ्य के साथ चला गया। उनके जाते ही ओमरावत ने अपनी मुट्ठी बंद कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बिष्ट, हाउस डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टॉर्चर करने की? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह अतीश अपनी कार में बैठा और सामर्थ्य से बोला, तो कैसा लगा मेरा ये वार? सामर्थ्य मिरर में उसे देखते हुए बोला, वार तो अच्छा किया आपने सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही, बिष्ट ने आकाश को टॉर्चर क्यों किया? सतीश बोला, ये पता करना तेरा काम है। मुझे जानना है कि आखिर बिष्ट की ओमरावत के बेटे के साथ क्या दुश्मनी है, जल्दी से पता कर। सामर्थ्य कार स्टार्ट करते बोला, ओके सर, मैं पता करता हूँ। वही उधर बिष्ट बिल्ला में अब्रम जब रूम में आया तो नीति बेड पर पालथी मार बैठी थी। उसे देखकर अब्रम दरवाजे पर ही रुक गया। वही नीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। वो अपनी गोल गोल आंखों को आलसी अंदाज में इधर उधर घुमा रही थी। जब उसके पेट से कुछ आवाजें आने लगी तो उसने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और मुंह बनाकर बोली, हमें भूख लगी है, पर क्या खाएं हम? तभी अब्रम उसके पास आते हुए बोला, भूख लगती है तो आम इंसान खाना खाते हैं, पर तुम टटर, तुम दिमाग खाती हो। ये सुनते ही नीति उसे मुंह बनाकर देखने लगी और उसे देखते हुए ही मन में बोली, सोकर उठे नहीं, ये बागड़ बिल्ला का ताना शुरू हो गया। अब खाना क्या खाएंगे, हमारा पूरा पेट तो इनकी डांट सुनकर ही भर जाएगा। वही अब्रम ने उसे खुद को घूरे देखकर कहा, टटर, मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब चलो। तब नीति आंखें बड़ी कर उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा? हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ऐसा आपको क्या लगता है? बागड़ बिल्ले, पर आज हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। ये बोलते हुए नीति खड़ी हुई और उसे देखते हुए अपने बाजुओं को ऊपर चढ़ाने लगी। वही अब्रम उसकी बात सुनकर उसे अजीब तरह देख रहा था। जिस तरह से नीति खुद को तैयार कर रही थी, उस समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उसके साथ क्या करना चाहती है। उसे एक नजर देखकर अब्रम जाने लगा, पर तभी नीति अचानक से उसके ऊपर कूद गई। अब्रम इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे धक्का लगा और वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गया। वही नीति उसके ऊपर बंदर की तरह चढ़ गई थी। उसकी गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोली, जा कहाँ रहे थे आप? आज हम आपसे अपना सारा हिसाब चुकाएंगे। आपको क्या लगता है हम भोला के बैल हैं जो आप हमसे कुछ भी कह सकते हैं और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? यही नहीं, हम भोला के बैल नहीं हैं और न ही आप भोला हैं। आप एक बागड़ बिल्ले दुष्ट जानवर हैं। आप इतनी सजा तो हमें हमारे माता पिता ने भी नहीं दी जितनी आप हमें देते हैं। अब्रम उसे अपनी पीठ पर संभालते हुए बोला, देखो टटर, चुपचाप मेरे ऊपर से हटो, नहीं तो सजा मिलेगी। ये सुन नीति जोर से बोली, सजा सजा सजा, क्या है ये सजा? अरे आप थकते नहीं हैं हमें सजा दे देकर? अब तो बेचारी सजा भी थक गई होगी, उसे भी हमारे ऊपर तरस आ रहा होगा, पर अभी तक आपको हमारे ऊपर तरस नहीं है। कितनी निर्दयी है आप, सुबह शाम सोते जागते, नहाते धोते, खाते पीते, हर समय सजा सजा सजा।
जैसे सजा ना होकर मंदिर का प्रसाद हो। जो एक भी टाइम नहीं लिया तो भगवान भी बुरे मान जाएंगे। उसे बीच में रोकते हुए अब्रम बोला, टाटा तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, मैं तुम्हें अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। क्या आपको इतना भी नहीं पता किसी भी बात बीच में नहीं काटनी चाहिए? नीति उसे बीच में ही रोकते हुए बोली। तो अब्रम ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वही नीति अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, आगे आपको पता भी है बागड़ बिल्ले, आप इस दुनिया के सबसे दुष्ट प्राणी हैं। भगवान जी ने तो आपके लिए बहुत स्पेशल सजा सोची होगी। अब्रम इस बार भी उसे बीच में रोकते हुए बोला, बंद करो अपना मुंह टटल, वरना। तो नीति उसकी बात पर बोली, अरे क्यों बंद करे अपना मुंह, डब्बा थोड़ी है जो बंद कर दे। ये बोल उसने सोचते हुए आगे कहा, हाँ तो क्या बोल रहे? हाँ याद आया, भगवान जी आप जैसे प्राणियों को जो दूसरे पर जुल्म करते उन्हें बेमतलब सजा देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान जी गर्म तेल के पकौड़े की तरह तलते हैं, उन्हें नरक की आग में जलाते हैं। ये बोल वो अब्रम के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर आगे बोली, सोचिए जरा, आपको नरक की सजा में जलाया जा रहा है और सारे नरकवासी आपको सजा मिलते हुए देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपने उन सबको सजा दी है, इसलिए वो आपके तड़पते हुए देखकर जश्न मना रहे होंगे। उसकी इतनी बकवास सुनकर अब्रम के सिर में अब दर्द होने लगा था। तभी उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना टाटा जस्ट आप, अगर अब एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। इस बात पर नीति फिर से उसी अंदाज में बोली, अरे ऐसे कैसे फेंक देंगे आप हमें? हम क्या कोई कचरे की बोरी है जो आप हमें उठाकर फेंक देंगे? अब्रम गुस्से में बोला, तुम मेरे लिए कचरा ही हो टटल, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें रखा हुआ है। तभी तपाक से बोली, हम बताते हैं आपने हमें क्यों रखा हुआ है। हम आपकी दाई माँ है जो रोजाना आपको रात में लोरी गाकर सुलाती हूँ। हमारे बिना आपको नींद कहाँ आती है? उसकी इस बात से अब्रम चिढ़ गया था। उसने नीति को बेड पर पटकते हुए कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नीति उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ते हुए बोली, छोड़ेंगे तो अब हम आपको नहीं। ये बोलकर उसने अब्रम के बालों को अपने दोनों मुट्ठी में भर लिया और उसके सिर को जोर जोर से हिलाने लगी। वही अब्रम उससे अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर नीति ने उसके बालों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। न जाने आज नीति में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो अब्रम से उलझ रही थी। न केवल उलझ रही थी बल्कि उसके ऊपर हावी हो रही थी। एक दूसरे पर हावी होने के चक्कर में दोनों ही बेड पर गिर गए। इससे पहले कि अब्रम उठ पाता, नीति उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उससे गुस्से में घूरने लगी। उसे अपने ऊपर बैठ देखकर अब्रम गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो तुम टटल, हटो मेरे ऊपर से। नीति उसे घूरते हुए बोली, नहीं हटेंगे, आज तो हम आपसे अपना बदला लेकर रहेंगे। अपनी बात पूरी कर वो अपने होठों को टेढ़ा मुस्कुराई। उसके होठों की कुटी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक और भी बड़ा कर रही थी। वही नीति का रूप देखकर अब्रम को उसके अंदर किसी चुड़ैल या पिशाचनी का साया नजर आ रहा था और तभी अब्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके ये कहने के अगले पल ही नीति ने उसे पर हमला कर दिया और वो उसके चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथ के मुक्के बनाकर मारने लगी। जब वो उसके चेस्ट पर मार मार कर थक गई तो वो अब्रम के गाल पर चाट मारने लगी। उसके हाथ और अब्रम के गाल दोनों ही टमाटर की तरह लाल हो गए थे। अब्रम को मारकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। नीति ने अपनी हाथ झाड़े और फिर अपने हाथ को कमर पर रखकर बोली, अब पता चला आपको बागड़ बिल्ला कैसे लगता है जब कोई किसी को सजा देता है। आज हम बहुत खुश हैं, हमने आपसे अपना बदला ले लिया। इसी खुशी में नीति उसके ऊपर हट गई और बेड पर खड़ी होकर बोली, उछल उछल कर डांस करने लगी। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नीति ने उस शख्स को चौंक कर देखा। वही अब्रम उसे अजीब तरह से देख रहा था। फिर अब्रम ने उसके
दोनों हाथ को नीचे करते हुए, टटत क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इतनी चोट आई है फिर भी ऐसे हालात में तुम डांस कर रही हो? उसकी बात सुनकर नीति ने बेड पर देखा तो वही वहां अभ्रम नहीं था। फिर उसने सामने देखा तो अभ्रम उसे घूर रहा था। ये देखकर वो उसे देखते हुए मन में बोली, इसका मतलब हम खुली आंखों से अब सपना देख रहे थे। हमने बाबर बिल्ले को सपने में मारा, हकीकत में नहीं। यही सोचकर नीति का मुंह लटक गया। उसका खिला हुआ गुलाब जैसा चेहरा अब मुरझाया गया था। क्या सतीश की बात मानकर ओम रावत करेगा बिस्ट पर वार? क्या अभ्रम जस्टिस ओम रावत का सामना कर पाएगा? क्या होगी इस बार सतीश की जीत? क्या नीति कभी रियलिटी में अभ्रम पर हावी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी।